हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं जुगाड़ नंबर 2, थर्मोडायनेमिक्स का जुगाड़ 2। देखो इस जुगाड़ में हम लोग आज चर्चा करेंगे स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आखिर है क्या, ये जुगाड़ पूरा चलते रहेगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग चलेंगे। तो आज शुरुआत हम करने जा रहे हैं कहां से, जुगाड़ 2 का शुरुआत कहां से होगा, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। देखो हम शुरुआत करने से पहले इतना बता देना चाहते हैं कि भाई तुम क्या करो, कॉपी और कलम लेके बैठ जाओ। कॉपी और कलम लेके बैठ जाने के बाद जो जो हम बोलेंगे वही तुम नोट करते चलोगे। ये पूरा भारी भरकम सा जुगाड़ जो तुम्हारे लिए किया गया है, ये डायरेक्टली नहीं उतार लोगे, बात समझ रहे हो। जो हम बोलेंगे ये यहां से उतार लो, उसके बाद तुम क्या करोगे, नोट करोगे। बात समझा, बाकी समझने वाला पॉइंट है वो समझोगे, ठीक है। तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं जुगाड़ 2 का। सबसे पहला टॉपिक स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आखिर ये स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता क्या है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब ये होता है बच्चों, बात समझना, जो ऑटोमेटिक कोई चीज हो जाए, बिना कुछ शुरुआत किए अगर कोई चीज हो जाता हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे मान लो कि अचानक तुम बैठे हो घर में, भूकंप आ गया, तो कोई भूकंप कराने के लिए, भूकंप होने के लिए कोई किया नहीं, वो ऑटोमेटिक हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे बताओ, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बात समझ रहे हो। तो कहने का मतलब जो ऑटोमेटिक अपने घटना घट जाता हो उसको हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलेंगे, और कोई घटना करने के लिए हमको खुद कुछ करना पड़ता हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो जितना भी नेचुरली अकरिंग प्रोसेस होता है ना, वो सब क्या कहलाता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे बाढ़ आना, आंधी तूफान आ जाना, बात समझ रहे हो, भूकंप आ जाना, कुछ भी जो भी नेचुरली अकरिंग प्रोसेस होता है वो जनरली क्या कहलाता है बताओ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्योंकि किसी के इजाजत लेके वो नहीं आता, किसी के थ्रू से नहीं आता, ऑटोमेटिक आ जाता है, बस लोग देखते रह जाते भाई ये हुआ क्यों। बात समझ रहे हो। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या हुआ, पता चल गया होगा, जो अपने आप हो जाए बिना कोई इनिशिएट किए और वो प्रोसेस हो जाता हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो अपने आप हो जाता हो। जैसे अगर यदि बात करें, अगर चुन्ना पत्थर को पानी में डाल दो तो उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप डिकम्पोज कर जाएगा। बात समझ रहे हो। चुन्ना पत्थर को पानी में डाल दिया जाए तो उसको उसके बाद कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा, डिकम्पोज कर जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कोई भी रिएक्शन कराने के लिए अगर तुमको बल लगाना पड़े, एनर्जी डालना पड़े, तो उसको हम क्या बोलेंगे बताओ, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या फिर प्रोसेस। समझ रहे हो। तो हम दोनों तरीके से समझाने की कोशिश किए, ठीक है। अब यहां से ये स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस है, ये सिर्फ खोपड़ी में रख लो, दिमाग में रख लो कि आखिर स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है क्या। ये वर्ड यूज होगा बार बार, तो वहां तुम क्या करोगे, इसको संभालोगे। मेन तुम्हारा जो नया टर्म है वो टर्म है एंट्रोपी। एंट्रोपी बहुत बढ़िया टर्म है, और ये एंट्रोपी को अगर यदि तुम समझ जाते हो तो ये जुगाड़ तुम्हारे लिए सक्सेस हो जाएगा, और लगभग हर क्वेश्चन को तुम क्या करोगे, आसानी से डील कर सकते हो। बात समझ रहे हो। तो चलो हम लोग देखते हैं एंट्रोपी का मतलब समझते हैं। एंट्रोपी, एंट्रोपी जनरली एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंट्रोपी को एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किससे, एस से। एंट्रोपी क्या है बच्चों, तो एंट्रोपी का मतलब होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। डिग्री ऑफ रैंडमनेस का मेजरमेंट करने को टर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। जैसे मान लो अगर यदि हम बात करें कि एक सॉलिड बॉडी है, उसमें पार्टिकल्स आपस में कॉम्पैक्ट है, पूरा कॉम्पैक्ट टू ईच अदर। बात समझ रहे हो। एक सॉलिड बॉडी है जिसका पार्टिकल्स क्या है, आपस में कॉम्पैक्ट टू ईच अदर, तो उसका जो अरेंजमेंट है ना वो एक रेगुलर पैटर्न में है, वो रैंडम नहीं है, वो इधर उधर फैला हुआ नहीं है, तो उसका आप कहेंगे कि एंट्रोपी तुम्हारा क्या है, कम है। लेकिन ये गैसियस मॉलिक्यूल का ले लो तो मॉलिक्यूल्स इधर उधर घूमते रहता है, इधर उधर जा रहा है, तो रैंडमनेस उसका ज्यादा है, तो आप ये कह सकते हैं उसका एंट्रोपी क्या है, ज्यादा। बात समझ रहे हो। गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स क्या हुआ रहता है, बिखरा हुआ रहता है, बिखरना, बिखर जाना, इधर अरेंजमेंट में नहीं रहना, उसको हम लोग कहते हैं रैंडमनेस। तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस का मेजरमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, एंट्रोपी। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया। तो हम यहां से देखो, ये डिग्री ऑफ रैंडमनेस को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंट्रोपी बोल रहे हैं। ये डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर। ये किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर। इसीलिए ये इसका एंट्रोपी चेंज हम लोग निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज अगर निकालोगे तो एंट्रोपी फाइनल में क्या हुआ और एंट्रोपी तुम्हारा इनिशियल में क्या था, अगर दोनों को माइनस कर दो तो वो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, एंट्रोपी चेंज निकल जाएगा।
बात समझ रहे हो? एक चीज और तुम दिमाग में रखोगे बच्चों, देखो ये इंट्रॉपी का कहानी है। इंट्रॉपी क्या है बताओ? तो ये डिग्री ऑफ रैंडमनेस का मेजरमेंट करने का एक टर्म है। ठीक है, ये डिपेंड करता है किस पर? इनिशियल और फाइनल स्टेप पर डिपेंड करता है। और ये अगर इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड कर रहा है तो इसका हम चेंज आसानी से निकाल सकते हैं। तो इंट्रॉपी चेंज हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इंट्रॉपी चेंज। बात समझ में आया? अच्छा चलो एक चीज और देख लो, इंट्रॉपी और इंट्रॉपी चेंज। देखो यहां बोथ इंट्रॉपी एंड इंट्रॉपी चेंज आर द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से इंट्रॉपी बढ़ता है, रैंडमनेस बढ़ता है। अगर रैंडमनेस बढ़ेगा तो इंट्रॉपी चेंज भी तुम्हारा क्या होगा? बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से तुम्हारा इंट्रॉपी बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने से इंट्रॉपी घटता है। तो दोनों फंक्शन, ये बात को दिमाग में रख लेना। ये बहुत बेहतरीन बात है कि इंट्रॉपी और इंट्रॉपी चेंज दोनों क्या होता है? टेम्परेचर का वो क्या है? फंक्शन है। टेम्परेचर का फंक्शन कहने का मतलब ये हो गया कि वो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंट्रॉपी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो इंट्रॉपी घटेगा। ये कहानी मतलब, बात समझ रहे हो? दिस इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब इंट्रॉपी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। समझ रहे हो? तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। तो डेल एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? डेल फाइनल माइनस डेल इनिशियल। इनिशियल मतलब ये तुम्हारा डेल एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। एंट्रोपी जो फाइनल में हुआ और इनिशियल में जो था। एंट्रोपी कहने का मतलब कि कोई एक सबस्टेंस है, पहले अच्छा अरेंजमेंट में था, अब बिखर गया, तो एंट्रोपी इसका कम था, अब ज्यादा हो गया, तो ज्यादा में से कम को हटा दो तो वो तुम्हारा एंट्रोपी चेंज निकल जाएगा, कितना एंट्रोपी चेंज हुआ। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है? रख लेना है। ठीक है, जब हम किसी को हीट करते हैं, कोई भी सिस्टम को हीट करते हैं और उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, अगर किसी सिस्टम को हीट कर रहे हैं और उसका टेम्परेचर बढ़ जा रहा है तो हम कहेंगे कि उसका एंट्रोपी भी बढ़ेगा, क्योंकि एंट्रोपी टेम्परेचर बढ़ने का मतलब हो गया एंट्रोपी चेंज करेगा। तो एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू क्या हो गया? तुम्हारा हीट अप्लाइड टू द सिस्टम, मतलब टू द सिस्टम। ठीक है, टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर, तो ये Q बाई टी, ये थोड़ा दिमाग में रख लेना। एंट्रोपी चेंज का हम लोग एक्सप्रेशन कैसे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं बताओ? Q बाई टी। Q क्या होना चाहिए? रिवर्सिबल प्रोसेस में होना चाहिए, मतलब हीट तुम अप्लाई जो कर रहे हो इनफिनिटेसिमल स्टेट में जाना चाहिए। यूनिट इसका क्या होता है? तो देखो Q तुम्हारा जूल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और मतलब मेजरमेंट करोगे, और तुम्हारा क्या है? टेम्परेचर केल्विन से, और एक मोल के लिए तो पर मोल, तो जूल पर केल्विन पर मोल, ये थोड़ा दिमाग में रखना। हाँ एक बात और देख लो कि गैस जो तुम्हारा है उसका एंट्रोपी बहुत ज्यादा रहेगा, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद क्या? सॉलिड, क्योंकि गैस का मॉलिक्यूल्स क्या रहता है? बहुत ज्यादा रैंडमनेस रहता है ना, बहुत रैंडम रहता है। रैंडम मतलब इधर उधर कहीं भी घूम रहा होता है, कोई अरेंजमेंट नहीं होता है, इसीलिए गैस का तुम्हारा एंट्रोपी जो है वो ज्यादा है। लेकिन वही अगर लिक्विड का बात करें तो थोड़ा सा गैस के कंपैरिजन में कम है, लेकिन सॉलिड से ज्यादा है, क्योंकि पिघला हुआ अवस्था में रहता है, वो भी रैंडमनेस के मोड पर रहता है। लेकिन सॉलिड में तुम्हारा एंट्रोपी क्या होता है? बहुत बहुत कम। बात समझ रहे हो? तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है? रख लेना है। पहला बात हो गया स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस किसको कहेंगे बताओ जल्दी, फटाफट बता दो। स्पॉन्टेनियस किसको कहेंगे? स्पॉन्टेनियस का मतलब ये हो गया कि जो अचानक घटना घट जाए, अपने आप घटना घट जाए, उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस कहेंगे। लेकिन कोई घटना घटाने के लिए हमको जबरदस्ती करना पड़े, उसको नॉन स्पॉन्टेनियस बोलेंगे। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? तो ये चीज तुम्हारा क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, एंट्रोपी का बात करें, एंट्रोपी क्या मेजरमेंट करेगा? डिग्री ऑफ रैंडमनेस। रैंडमनेस बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ेगा, मतलब रैंडमनेस को ही मेजरमेंट करने का काम करता है एंट्रोपी। अगर कोई भी सिस्टम का रैंडमनेस बढ़ गया, अरेंजमेंट बढ़ गया, ठीक है, अरेंजमेंट तुम्हारा क्या हो गया? इधर उधर हो गया, तो एंट्रोपी बढ़ गया। बात समझ रहे हो? ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है। इसको स्टेट फंक्शन भी कहा जाता है, ये बात में खोपड़ी में रख लेना। दिस वन इज अ स्टेट फंक्शन। जो इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है ना, वो आलतू फालतू फंक्शन नहीं, स्टेट फंक्शन कहते हैं उसको, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है। उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट बहुत करना मुश्किल है। समझ रहे हो? चलो ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इसका एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो तुम्हारा क्या है? चेंज ऑफ एंट्रोपी इज इक्वल टू Q बाई टी। क्यू मतलब हीट बाई टेम्परेचर। बात समझ में आ गया? बात समझ रहे हो? चलो ठीक है, तो ये हाँ इसका यूनिट तुम्हारा क्या हो जाएगा? जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल। अब यहां से तुम्हारा ये हो गया, दूसरा तुम्हारा एंट्रोपी का कार्य हो गया। अब तीसरा तुम्हारा है एंट्रोपी चेंज। अगर एंट्रोपी चेंज का बात करें तो रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। तो एंट्रोपी चेंज जो होता है वो जीरो के बराबर। ये एकदम खोपड़ी में रख लो, बहुत सारा क्वेश्चन में तुम्हारा देखने को मिलेगा कि अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा। तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा बताओ, तुम ही खुद बताओ, एंट्रोपी चेंज क्या होगा?
अगर रिवर्सिबल प्रोसेस का बात करें तो इंट्रोपी चेंज क्या होगा, ना के बराबर होगा, मतलब जीरो। वही इरिवर्सिबल प्रोसेस में अचानक में तुम्हारा बमक जाता है, वो इंट्रोपी चेंज होगा। और इंट्रोपी चेंज होगा तो पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब कुछ ना कुछ बढ़ेगा, घटेगा तो नहीं, क्योंकि वो एक्सपेंड कर रहा है। समझ रहे? तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना कि रिवर्स, ये तुम्हारा रिवर्सिबल प्रोसेस में इंट्रोपी चेंज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में इंट्रोपी चेंज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आया? बात समझ रहे हो? तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, इंट्रोपी वाला कहानी। इंट्रोपी चेंज का बात कर रहे हैं, थोड़ा सा और इंट्रोपी चेंज का बात करते हैं। तो ये इंट्रोपी चेंज में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस का बात की, तो रिवर्सिबल में इंट्रोपी चेंज जीरो होगा ऑलवेज, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में तुम्हारा इंट्रोपी क्या होगा, वो चेंज ग्रेटर देन तुम्हारा क्या रहेगा, जीरो रहेगा, जीरो से ज्यादा, मतलब पॉजिटिव, मतलब इंक्रीज करेगा इंट्रोपी। ऑलवेज इरिवर्सिबल प्रोसेस में इंट्रोपी बढ़ेगा। इंट्रोपी बढ़ने का मतलब हो गया टेंपरेचर बढ़ गया हो। टेंपरेचर बढ़ने का मतलब ये हो गया क्योंकि वर्क डन बहुत कम किया तो इंटरनल एनर्जी बढ़ा। तुम ऐसे भी समझ सकते हो, इरिवर्सिबल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी वर्क डन कम करता है, मैक्सिमम वर्क डन ये हुआ, टेंपरेचर खा गया, इंटरनल एनर्जी खा गया, भैया ये जीरो हो गया। इरिवर्सिबल प्रोसेस में तुम्हारा क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब तुम्हारा क्या हो गया, इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब बता रहा है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ये हो गया कि भाई उसमें वर्क डन जो होता है मिनिमम होता है, और जब वर्क डन मिनिमम हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि उसमें इंटरनल एनर्जी खपत कम हुआ, और इंटरनल एनर्जी अगर खपत कम हुआ तो टेंपरेचर मेंटेन रहा, और जब टेंपरेचर मेंटेन रहा तो फिर एंट्रोपी बढ़ेगा ही, घटने का नाम नहीं ले, लेकिन इसमें तो घट जाएगा। बात समझ रहे हो? तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रख लेना कि रिवर्सिबल के लिए एंट्रोपी ऑलवेज इक्वल टू जीरो, ठीक है, और तुम्हारा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तुम्हारा एंट्रोपी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है, बैठा के रख लेना है। नेक्स्ट बात अगर हम करें बच्चों तो फेज ट्रांसमिशन। फेज ट्रांसमिशन, अगर फेज चेंज करता है तो एंट्रोपी कैसे चेंज करता है, ठीक है? तो फेज चेंज करता है, अगर यदि मान लो फेज मेल्टिंग कर रहा, मेल्ट कर रहा, मेल्ट करने का मतलब कि सॉलिड है लिक्विड में बदल रहा है, तो सॉलिड से लिक्विड में बदलेगा तो जो फ्यूज करेगा, एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन, मतलब लिक्विड से सॉलिड में जो बदला उसमें जो एंथैल्पी चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू मेल्टिंग टेंपरेचर। मेल्टिंग टेंपरेचर मतलब मेल्टिंग पॉइंट। बात समझ रहे हो? तो ये तुम्हारा क्या हो गया, टेंपरेचर। तो फ्यूजन मतलब डेल एच बाई डेल टी, डेल टी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, टीएम। अरे बात समझ रहे हो? वही तुम्हारा अगर यदि वेपोराइजेशन के लिए लोगे, मतलब वेपर, मतलब लिक्विड से तुम वेपर बना रहे हो, तो ये तुम्हारा एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन और तुम्हारा क्या, बॉइलिंग टेंपरेचर। वही अगर यदि तुम सब्लिमेशन के लिए लोगे, मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैस बना दे रहे हो, तो एंथैल्पी चेंज फॉर सब्लिमेशन और टेंपरेचर किसके लिए, सब्लिमेशन के लिए, ठीक है? तो ये चीज तो तुमको दिमाग में रख लेना है। ये क्वेश्चंस में आएंगे, जब फेज ट्रांसमिशन का बारी आएगा तो क्वेश्चंस में आएगा, उस समय तुम अच्छे तरीके से बताओगे, ठीक है? हम कुछ नहीं बोले, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब ऑटोमेटिक घट जाए, नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब हो गया कि वो हमको करना पड़े, है ना, उसको नॉन स्पॉन्टेनियस बोल रहे हैं। एंट्रोपी का बात करते हैं, ये तुम्हारा क्या है, एंट्रोपी तुम्हारा रैंडमनेस को बताएगा, ठीक है? ये सिर्फ डिग्री ऑफ रैंडमनेस, रैंडमनेस तुम्हारा बढ़ता है, एंट्रोपी बढ़ता है, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस है। ये किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है, इसलिए स्टेट फंक्शन भी बोलते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। इसका फॉर्म क्या होता है, तो चेंज ऑफ एंट्रोपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब क्यू रिवर्सिबल बाई टी, मतलब हीट तुम्हारा रिवर्सिबल बाई टी टेंपरेचर। अगर एंट्रोपी चेंज का बात करें तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में क्या होगा, तो रिवर्सिबल में तुम्हारा क्या होगा, ऑलवेज इक्वल टू जीरो, इरिवर्सिबल ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। बात समझ में है? बात समझ रहे हो? फेज ट्रांसमिशन का अगर हम बात करें, फेज ट्रांसमिशन, तो अगर यदि मेल्टिंग का बात करें तो एंथैल्पी चेंज फॉर मेल्टिंग, फ्यूजन जब फ्यूज कर रहा है तब, और वो तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट टेंपरेचर डिवाइडेड बाय टेंपरेचर, मेल्टिंग टेंपरेचर। कहानी समझ रहे हो? ठीक है। और अगर यदि वेपोराइजेशन का बात करें तो वेपोराइजेशन में तुम्हारा क्या जाएगा, तो एंथैल्पी चेंज फॉर वेपोराइजेशन, तो ये एंट्रोपी चेंज फॉर वेपोराइजेशन इज इक्वल टू तुम्हारा क्या जाएगा, एंथैल्पी चेंज फॉर वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय बॉइलिंग टेंपरेचर। वही सब्लिमेशन का एंट्रोपी चेंज फॉर सब्लिमेशन के लिए क्या हो जाएगा, तो एंथैल्पी चेंज फॉर सब्लिमेशन और डिवाइडेड बाय टेंपरेचर चेंज फॉर सब्लिमेशन। ये चीज को थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है, बहुत बढ़िया तरीके से रख लेना है, ठीक है? बहुत आसान सा है, ये जुगाड़ तुमको समझ में आना चाहिए, ठीक है? यहां से तुम देखो। और अगर हम बात करें अब ये तीसरा बात, फोर आइडियल गैस।
आइडियल गैस में इंट्रोपी कैसे चेंज करता है? तो आइडियल गैस में दो तरह का इंट्रोपी चेंज होगा, एक आइसोथर्मल कंडीशन के लिए और एक आइडियाबैटिक कंडीशन के लिए। ठीक है, अगर आइडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है तो इंट्रोपी ऑलवेज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हीट डालेंगे ही नहीं। एडियाबैटिक एक्सपेंशन करने का मतलब कि हीट डालेंगे ही नहीं, टेंपरेचर बढ़ेगा ही नहीं, और टेंपरेचर बढ़ेगा ही नहीं, इंट्रोपी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इंट्रोपी सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस। और डिग्री ऑफ रैंडमनेस मतलब मॉलिक्यूल्स इधर उधर कब जाएंगे? जब तुम्हारा टेंपरेचर बढ़ेगा। हीट हम डालिए में टेंपरेचर बढ़ा ही नहीं, टेंपरेचर नहीं बढ़ा भाई कोई उपाय नहीं। इसलिए ऑलवेज तो तुम्हारा इंट्रोपी चेंज जो होगा वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए वो हमेशा जीरो होगा। लेकिन वही आइसोथर्मल प्रोसेस का बात करो तो आइसोथर्मल में तुम हीट अप्लाई कर रहे हो, टेंपरेचर मेंटेन रखना है, टेंपरेचर कांस्टेंट रखना है, हीट तो तुम डाल रहे हो। इंट्रोपी बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, वो डिपेंड करता है इंट्रोपी पर। समझ रहे हो? ठीक है, उसके लिए एक फॉर्म तुमको दिमाग में रख लेना है कि इंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू क्या होगा? तो 2.303 एनआर, एन मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ आइडियल गैस और आर का मतलब तुम्हारा गैस कांस्टेंट लॉग ऑफ V2 बाय V1 मतलब वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम बाय V1 इनिशियल वॉल्यूम। बात समझ रहे हो? तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रख लेना है। आइसोथर्मल में इंट्रोपी चेंज होगा 2.303 आर मतलब आर एन आर भी बोल सकते हो, लॉग ऑफ V2 बाय V1। अगर प्रेशर के फॉर्म में लिखो तो अलग हो जाएगा, लेकिन यहां से तुम क्या कर रहे हो? आइसोथर्मल मतलब टेंपरेचर तुम्हारा क्या हो जाएगा? जीरो। आइसोथर्मल मतलब टेंपरेचर तुम्हारा क्या है? जीरो। तो इंट्रोपी चेंज तुम्हारा क्या होगा? 2.303 एनआर लॉग ऑफ V2 बाय V1। ये चीज दिमाग में रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी, एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस का बात करें और एंट्रोपी का बात करें तो क्या कहानी होता है? अगर एंट्रोपी बढ़ रहा है, अगर एंट्रोपी बढ़ रहा है मतलब टेंपरेचर बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिक कोई भी काम होना शुरू हो जाएगा। अरे बात समझ रहे हो? जब टेंपरेचर जब कोई भी सिस्टम का बढ़ जाएगा बाबू तो कोई भी काम ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा, और जब ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कर देंगे। तो ये डायरेक्टली कर देंगे कि अगर यदि तुम्हारा एंट्रोपी तुम्हारा पॉजिटिव होगा तो प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। अगर यदि एंट्रोपी तुम्हारा नेगेटिव होगा तो प्रोसेस तुम्हारा क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन एंट्रोपी जीरो हो गया, चेंज नहीं किया, तो ऐसा प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम स्टेज। ये अगर यदि एंट्रोपी तुम्हारा कौन सा स्टेज में आ जाएगा बताओ? इक्विलिब्रियम स्टेज में। जब एंट्रोपी जीरो तो इक्विलिब्रियम स्टेज में, उस समय एंट्रोपी जो रहता है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है, इसीलिए तो कुछ नहीं होता उसके बाद, सबसे ज्यादा मैक्सिमम एंट्रोपी होता है कब? जब एंट्रोपी जीरो हो इक्विलिब्रियम स्टेज में। ठीक है, बात समझा? इसीलिए चेंज नहीं हो रहा होता है। कहानी समझ में आया? एंट्रोपी पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस, एंट्रोपी नेगेटिव नॉन स्पॉन्टेनियस, और एंट्रोपी अगर जीरो हो जाए, चेंज ऑफ एंट्रोपी अगर जीरो हो जाए तो इक्विलिब्रियम स्टेज। कहानी समझ में आया? तो ये चीज थोड़ा दिमाग में रखो। ठीक है, पहला बात ये छाप लेना, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस जो बताए वो तुम दिमाग में रख लो। दूसरा तुम्हारा एंट्रोपी है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस को बताएगा, डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पर। ठीक है, ये तुम्हारा डेल एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये तुम्हारा यूज होगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसका यूनिट क्या है? तो जूल पर केल्विन पर मोल। और एंट्रोपी चेंज का बात करें तो रिवर्सिबल के लिए जीरो, इरिवर्सिबल ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अगर हम फेज ट्रांसमिशन का बात करें तो ये तुम्हारा मेल्टिंग के लिए तो चेंज ऑफ मतलब क्या है? एंथैल्पी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेंपरेचर, सब में वही है, एंथैल्पी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेंपरेचर। आइडियल गैस के लिए ले तो एंट्रोपी चेंज दो भाग में होगा, एक आइसोथर्मल एक आइडियाबैटिक। आइडियाबैटिक में हीट डालेंगे नहीं तो टेंपरेचर बढ़ेगा ही नहीं, और टेंपरेचर जहां नहीं बढ़ा तो कुल मिलाकर एंट्रोपी जीरो हो जाए। वही आइसोथर्मल में हीट डाल रहे हैं हम, टेंपरेचर इधर उधर नहीं हो रहा है लेकिन हीट डाल रहे हैं ना, मॉलिक्यूल्स इधर उधर हो रहा होगा तो कहीं ना कहीं रैंडमनेस आ रहा होगा, तो उसका एंट्रोपी चेंज को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 2.303 एनआर लॉग ऑफ V2 बाई V1 जो भी वॉल्यूम चेंज किया। बात समझ रहे हो? कहानी समझ में आ रही है? ये बात को दिमाग में रख लोगे, एकदम खोपड़ा में बैठा लो। ठीक है, अब यहां से तुम्हारा हाँ एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी, तो अगर एंट्रोपी तुम्हारा बढ़ेगा तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा, एंट्रोपी बढ़ा तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एंट्रोपी घट गया मतलब नेगेटिव हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन भाई एंट्रोपी अगर जीरो है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ? इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाएगा। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है, बहुत बढ़िया से रख लेना है। ठीक है, अब यहां से तुम्हारा क्या होता है? एक नया टर्म, तुम्हारा चौथा टर्म तक हो गया, पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा तुम्हारा ये एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। पांचवा तुम्हारा क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी।
पांचवा तुम्हारा क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। ये थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, तो डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टीडीएस, टेम्परेचर और टीडीएस। इसको हम लोग बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ये दिमाग में ऑलवेज दिमाग में सेट रखो। एक इक्वेशन, अब ड्राइव कैसे हुआ क्या नहीं हुआ उसको छोड़ दो, सिर्फ इतना दिमाग में रखो। और वो दिमाग में क्या रखना है कि डेल जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू चेंज ऑफ एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर चेंज ऑफ एंट्रोपी। ये है तुम्हारा गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है बताओ, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टीडीएस या फिर डेल एस। ठीक है, अब इसी से सारा कंक्लूजन यहां निकल के आया है। अब यहां से एक चीज और बोलता है कि अगर गिब्स फ्री एनर्जी का बात करें तो उसमें स्पॉन्टेनिटी का क्या रोल होता है, समझना। गिब्स फ्री एनर्जी जितना नेगेटिव होगा उतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। गिब्स फ्री एनर्जी जितना पॉजिटिव होगा उतना नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। गिब्स फ्री एनर्जी जितना जीरो होगा उतना तुम्हारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेज में आएगा। तो ये बात को दिमाग में रख लेना। जस्ट इसका उल्टा है कि अगर एंट्रोपी तुम्हारा बढ़ेगा तो तुम्हारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, एंट्रोपी अगर घटेगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन इसमें अगर गिब्स फ्री एनर्जी घटा तब स्पॉन्टेनियस, गिब्स एनर्जी बढ़ा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, गिब्स जीरो तो तुम्हारा क्या, इक्विलिब्रियम स्टेज। बात समझ में आ गया? चलो ठीक है, अब ये बात को एकदम बीबीआई कर लो, ये बात को जो अभी हम लिखा है। अगर हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को देखो एकदम बढ़िया से, गौर से इसको देखो, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, ये देखो, अगर यहां से तुम देखो, अगर इसका वैल्यू तुम क्या कर देते हो, पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव वैल्यू बढ़ाते हो तो ये पूरा नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगा ना, अरे माइनस का वैल्यू बढ़ेगा, और इसका भी पॉजिटिव, दोनों का वैल्यू तुम क्या करते हो, पॉजिटिव पॉजिटिव करते हो। तो इसका वैल्यू पॉजिटिव, इसका भी वैल्यू पॉजिटिव, तो टेम्परेचर जो है ये देखो, तो डेल जी का वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव कब होगा, जब टेम्परेचर का वैल्यू तुम बढ़ा दोगे एट हाई टेम्परेचर। बात समझ में? फिर से बता रहे हैं, देखो ये भी पॉजिटिव है, डेल एस पॉजिटिव है, इसका वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है और ये ज्यादा रहेगा, ये ज्यादा रहेगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, लेकिन ये अगर कम हो जाएगा, ये अगर कम हो जाएगा तो इसका नेगेटिव वैल्यू आएगा। समझा? अरे बात समझा? ये कम कैसे होगा, क्योंकि ये टेम्परेचर बढ़ा दो, तो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो ये पूरे का मान बढ़ेगा, अब पूरे का मान बढ़ेगा तो नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगा, नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगा तो डेल जी का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो वही चीज बोला कि डेल जी का वैल्यू नेगेटिव होता है एट हाई टेम्परेचर, लेकिन उसका वैल्यू पॉजिटिव होता है एट लो टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कम कर दो तो ये पॉजिटिव था, इसको कम करोगे तो ये पूरा वैल्यू कम हो गया और डेल जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब तुम समझो, अगर डेल जी तुम्हारा नेगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा एट हाई टेम्परेचर। तो यहां समझो एट हाई टेम्परेचर, देखो अगर तुम्हारा डेल एस तुम्हारा पॉजिटिव है, डेल एस तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव है, मतलब एंट्रोपी चेंज और एंथैल्पी चेंज दोनों पॉजिटिव है, तब तुम्हारा क्या होगा, हाई टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और लो टेम्परेचर पर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी एक्ट करेगा। ये बात को दिमाग में सेट कर लो। अगर यदि ये पॉजिटिव है और ये तुम्हारा क्या है, नेगेटिव, तो तुम देखो ये पॉजिटिव और ये तुम्हारा क्या हो गया, नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव होने का मतलब तुम्हारा क्या है, नेगेटिव हो गया। अरे नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव पर नेगेटिव ही होता है, और ये नेगेटिव तो पूरे नेगेटिव हो गया, पूरे तो डेल जी तुम्हारा नेगेटिव हो गया। तो ये तुम देखो नेगेटिव एट ऑल टेम्परेचर तुम कितना बढ़ाओ पूरे नेगेटिव वैल्यू आएगा, है ना? बात समझ रहे हो? टेम्परेचर कितना तुम कुछ कर दो, बढ़ाओ चाहे घटाओ, कुछ भी करो भैया, नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो ये चीज थोड़ा सा देख लो, ये तुम्हारा नेगेटिव वैल्यू का मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट ऑल टेम्परेचर। कभी कभी तुमको पूछेगा कि आखिर हम एंथैल्पी में क्या करें और एंट्रोपी में क्या करें कि ऑल टेम्परेचर पर तुम्हारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो करे। तो आप क्या करते हैं, एंथैल्पी को तुम क्या करो, नेगेटिव कर दो और एंट्रोपी के क्या कर दो, पॉजिटिव कर दो। तो तुम कितनों भी टेम्परेचर, तुम कोई भी टेम्परेचर पर हमेशा तुम्हारा क्या आएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल जी का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। बस यही इक्वेशन से सारा निकाला गया है, ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना। अब देखो डेल एस का वैल्यू नेगेटिव कर दो, तो जैसे नेगेटिव करोगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, और इसका भी वैल्यू नेगेटिव, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया और ये तुम्हारा पॉजिटिव हो गया। अब इसका वैल्यू अगर ये ज्यादा रहेगा, इसका वैल्यू ज्यादा रहेगा तो ये नेगेटिव होगा, इसका वैल्यू अगर कम रहेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, इसका वैल्यू घट जाएगा, तो कुल मिलाकर इसका वैल्यू बढ़ाओगे तो ये पॉजिटिव। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये पॉजिटिव, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। समझो, तो नेगेटिव वैल्यू कब आएगा, लो टेम्परेचर पर, और पॉजिटिव वैल्यू कब आएगा बताओ, हाई टेम्परेचर पर। बात समझ में आया? नेगेटिव वैल्यू, डेल जी का वैल्यू तुम्हारा नेगेटिव है, लो टेम्परेचर कम तो वैल्यू नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू तुम क्या रख रहे हो, डेल एच का वैल्यू नेगेटिव।
और इसका नेगेटिव डालने के बाद यहाँ पॉजिटिव हो गया है। अब इसका वैल्यू लो अगर रखे हो तो ये पॉजिटिव तो है, तो ये तुम्हारा सिर्फ इसका वाला दिखेगा, मतलब ये वाला दिखेगा, नेगेटिव वैल्यू दिखेगा। लेकिन वही अगर हाई टेम्परेचर कर दो तो जैसे हाई टेम्परेचर करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगा, और जैसे पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगा तो डेल जी का वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जैसे पॉजिटिव हुआ नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, और इसका जैसे नेगेटिव हुआ स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। एक चीज और तुम देख लो कि नेगेटिव अगर यदि तुम क्या कर दो, डेल एच तुम्हारा नेगेटिव, एंट्रोपी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया, और तुम्हारा जो डेल एच है वो तुम्हारा क्या कर दो, पॉजिटिव। ठीक है, पहले देखो अब करने का तरीका, तो ये ऑलवेज तुम्हारा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा एट एनी टेम्परेचर। कोई भी टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ सब में तुम्हारा क्या देगा, सब में तुम्हारा क्या देगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब डेल जी इज इक्वल डेल जी पॉजिटिव ही देगा, ऑलवेज पॉजिटिव देगा। तुमको कैसे लिखना है ये समझो, एक बार पॉजिटिव पॉजिटिव ले लो, एक बार एक इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, एक बार नेगेटिव नेगेटिव ले लो, एक बार इसको नेगेटिव एक इसको पॉजिटिव, बात समझ आया। और इसी से कंक्लूजन तुम इस पर डिपेंड करो कि टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो क्या होगा और क्या देखोगे। तो फिर से एक बार हम बताते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझोगे, बहुत बढ़िया तरीके से समझोगे। ठीक है, हम फिर से बताते हैं, ये तुम्हारा टेम्परेचर, ये तुम्हारा क्या है, एंथैल्पी चेंज, ये तुम्हारा एंट्रोपी है, ये एंथैल्पी। एंट्रोपी अगर पॉजिटिव, एंथैल्पी भी पॉजिटिव, दोनों वैल्यू पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, लेकिन यहां तो तुम्हारा नेगेटिव है ना। टेम्परेचर अगर कम रखोगे तो पॉजिटिव रहेगा डेल जी, टेम्परेचर कम, लो टेम्परेचर पर पॉजिटिव, लेकिन टेम्परेचर तुम बढ़ा देगा तो ये इसका वैल्यू बढ़ेगा और नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाएगा, तो कुल मिलाकर डेल जी का वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो डेल जी का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा एट हाई टेम्परेचर, लेकिन डेल जी का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा एट लो टेम्परेचर। अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर डेल जी का वैल्यू नेगेटिव हो गया तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस, और अगर डेल जी का वैल्यू पॉजिटिव हो गया तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ रहे हो, चलो ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि डेल एच का वैल्यू पॉजिटिव कर दिया जाए तो ये पॉजिटिव हुआ तो ये तो कुल मिलाकर नेगेटिव हो गया, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया, और ये तुम्हारा नेगेटिव है, ये नेगेटिव कर दो तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव जैसे किया तो नेगेटिव हो गया, और ये भी नेगेटिव, तो पूरे नेगेटिव। टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे घटाओ नेगेटिव होगा ही, चाहे टेम्परेचर कुछ भी रखो लेकिन नेगेटिव वैल्यू आएगा। बात समझ रहे हो, तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना, बात समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, अगर ये अगर हो गया, ये अगर यदि बात करें कि दोनों का वैल्यू तुम्हारा क्या कर दो, नेगेटिव, तो डेल एच जैसे नेगेटिव करोगे तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। टेम्परेचर अगर यदि कम रखोगे तो ये नेगेटिव दिखेगा, टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे तो ये नेगेटिव छुप जाएगा और पॉजिटिव आ जाएगा। तो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पर पॉजिटिव, लो टेम्परेचर पर नेगेटिव, डेल जी का वैल्यू। समझ रहे हो, ठीक है। ये तुम्हारा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, मतलब डेल एच का वैल्यू नेगेटिव, तो नेगेटिव जैसे दोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये तुम्हारा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और टेम्परेचर कुछ भी करो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो टेम्परेचर एनी टेम्परेचर पर पॉजिटिव, पॉजिटिव का डेल जी का वैल्यू पॉजिटिव का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बात समझ में आया, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिव्यू है, जल्दी फटाफट ये तुम क्या करोगे, लिख लोगे। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, पांचवा बात हो गया गिब्स फ्री एनर्जी या फिर गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। छठा और अंतिम बात आज का जुगाड़ में, ये जुगाड़ है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन चर्चा करेंगे और डिटेल क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं, ये तुम्हारा क्या है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ तुम्हारा क्या बोला, एजेंसी चाहिए भैया। फर्स्ट लॉ क्या बोला था, फर्स्ट लॉ ये बोला था कि एनर्जी जो है वो ना ही क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉयड हो सकता है, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता है, लेकिन वो ये नहीं बता पाया था कि कौन सा फॉर्म से कौन फॉर्म में जाएगा। लोहा गर्म है तो गर्म से ठंडा में जाएगा कि ठंडा से गर्म में आएगा, ये नहीं बता पाया था। बात समझ रहे हो, फर्स्ट लॉ। तो सेकंड लॉ उसको डिस्कस किया कि नहीं, लोहा गर्म है तो गर्म से ही ठंडा तक जाएगा, इसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोल रहे हैं। गर्म है लोहा तो गर्म, यहाँ गर्म है इधर ठंडा है, तो ये इसका धीरे धीरे गर्मी कहां चल जाएगा, ठंडा की तरफ चल जाएगा। समझ रहे हो, तो स्पॉन्टेनियस मतलब हाई टू लो बताया पोटेंशियल। समझ रहे हो, ये तुम्हारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ क्या कहता है, ये थोड़ा सा देखो, थर्ड लॉ क्या कहता है, ऑल परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब जितना भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मतलब अच्छा अरेंजमेंट है, पूरा कॉम्पैक्ट, ठीक है, हैव जीरो एंट्रोपी, उसका एंट्रोपी क्या होता है, जीरो, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहने का मतलब जीरो केल्विन टेम्परेचर, उससे कम टेम्परेचर नहीं हो सकता। सबसे कम टेम्परेचर क्या है, जीरो केल्विन। केल्विन कभी नेगेटिव नहीं होता, ये भी दिमाग में रखना। डिग्री सेल्सियस तुम्हारा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन सबसे कम टेम्परेचर अगर कोई बोले कि सबसे कम टेम्परेचर कौन है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, 0 केल्विन टेम्परेचर।
जीरो केल्विन टेम्परेचर से कम और नहीं हो सकता, मतलब केल्विन कभी भी नेगेटिव नहीं जा सकता, होता ही नहीं, जा ही नहीं सकता टेम्परेचर। बात समझ रहे हो? ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है, रख लेना। तो ये एकदम दिमाग में बैठा दिया कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ बोला कि कोई भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसका एंट्रोपी जो है वो ऑलवेज जीरो होगा एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। बात समझ में आ गया? लेकिन कुछ कुछ बदमाश लोग भी था, ठीक है। अब क्या होता है कि ये तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता दिया, लेकिन अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर भी कोई ऐसा सबस्टांस है जो क्या करता है, वो अपना इंट्रोपी रख लेता है, कुछ ना कुछ इंट्रोपी रखता है, मतलब कुछ ना कुछ रेंडमनेस उसमें रह जाता है, तो उस तरह का इंट्रोपी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिड्यूअल इंट्रोपी। रेसिड्यूअल इंट्रोपी, रेसिड्यूअल इंट्रोपी सिर्फ टर्मिनोलॉजी तुमको सिखा दी कि रेसिड्यूअल इंट्रोपी किसको बोलेंगे। तो रेसिड्यूअल इंट्रोपी कहने का मतलब ये हो गया कि थर्ड लॉ के अनुसार, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार अगर कोई परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो एब्सोल्यूट जीरो डिग्री, मतलब एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर पर उसका इंट्रोपी जीरो होगा। लेकिन कुछ कुछ क्या होता है, कुछ कुछ सबस्टांस क्या होते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर पर भी कुछ ना कुछ इंट्रोपी रख लेता है, तो उस इंट्रोपी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली इंट्रोपी नहीं कहते, उसको क्या बोलते हैं, रेसिड्यूअल इंट्रोपी। तो रेसिड्यूअल इंट्रोपी क्या है ये पता चल गया। तो ये रहा पूरा पूरा खतरनाक सा तुम्हारा जुगाड़। फटाफट एक बार रिनेम करते हैं, ठीक है, एकदम फटाफट, एकदम बढ़िया से मेरे साथ जुड़े रहो, ठीक है। पहला बात हम क्या सिखाए, पहला बात ये सिखाए स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हम लोग किसको बोलेंगे, जो अपने आप हो जाता है, वो किसी का बात नहीं मानता, तो अपने आप हो गया। जैसे ऊपर बिल्डिंग से अगर तुम नीचे तरफ कूद जाओ, ऑटोमेटिक कूद नहीं जाओ, मतलब खाली लुढ़क जाओ, जैसे तुम लुढ़क गए ना, धड़ाम से नीचे गिरोगे, तो धड़ाम से नीचे गिरो मतलब उसके लिए कोई, तो वो स्पॉन्टेनियस हो गया। लेकिन वो नीचे से तुमको ऊपर जाना है तो बड़ी बल लगाना पड़ेगा, है ना। तो कुल मिलाकर क्या हो गया, ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो स्पॉन्टेनियस हो गया, लेकिन नीचे से तुम ऊपर जाओगे तो क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ रहे हो, जो अपने आप हो जाता हो, हमको कोई इनिशिएट नहीं करना पड़े, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और अगर इनिशिएट करना पड़े तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये तुमको हम सिखा दिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो तुम्हारा बताए एंट्रोपी का कहानी। एंट्रोपी तुम्हारा क्या है, तो डिग्री ऑफ रेंडमनेस। क्या है, डिग्री ऑफ रेंडमनेस। डिग्री ऑफ रेंडमनेस कहने का मतलब कि अगर रेंडमनेस बढ़ेगा, अरेंजमेंट अगर बिगड़ेगा, एंट्रोपी बढ़ेगा, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस है, रेंडमनेस जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा एंट्रोपी तुम्हारा बढ़ जाएगा। जैसे तुम्हारा अगर सॉलिड का बात करें, सॉलिड में अरेंजमेंट बहुत अच्छा से होता है, इसलिए इसका एंट्रोपी कम है। लेकिन वही गैस का बात करें तो उसका मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडम मूवमेंट करते रहता है, ज्यादा रैंडम है, इसलिए गैस का एंट्रोपी बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ गया, ठीक है। अगर हम बात करें थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का, तो एंट्रोपी तुम्हारा क्या हो जाता है, डेल क्यू बाय, डेल क्यू नहीं कर सकते, क्यू इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल, क्यू रिवर्सिबल बाय टेम्परेचर, है ना, क्यू बाई टी, क्यू बाई टी, क्यू रिवर्सिबल टेम्परेचर, क्यू बाई टी, ये हो गया तुम्हारा एंट्रोपी चेंज। अगर एंट्रोपी चेंज का बात करें तो एंट्रोपी चेंज जो हम लोग अभी बात करेंगे वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का पहला बात करते हैं। तो रिवर्सिबल में अगर बात करें तो ऑलवेज जो एंट्रोपी चेंज होगा वो जीरो के बराबर होगा। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस का बात करें तो ऑलवेज जो एंट्रोपी होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ग्रेटर देन तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो होगा, जीरो से ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव इरिवर्सिबल में, ठीक है। अगर हम बात करें फेज ट्रांसमिशन में, तो जो एंट्रोपी चेंज होता है वो एंथैल्पी चेंज डिवाइडेड बाय टेंपरेचर होता है, ठीक है। ये दिमाग में रखना, चाहे वो सब्लिमेशन हो, चाहे मेल्टिंग हो, चाहे वेपोराइजेशन हो, ये तुम खुद से कर सकते हो। अगर हम बात करें एक आइडियल गैस में एंट्रोपी चेंज कैसा होता है, तो आइडियल गैस दो तरह का एक्सपेंशन करेगा, एडियाबैटिक और तुम्हारा क्या, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल अगर एक्सपेंशन कर रहा है तो कहीं ना कहीं एंट्रोपी चेंज हो रहा होगा, क्योंकि हीट अप्लाई कर रहे हैं, टेंपरेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो बदल रहा होगा ना, इसलिए एंट्रोपी चेंज हो रहा होगा। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो, वॉल्यूम बदल गया, एंट्रोपी चेंज होगा। और कितना होगा बताओ, 2.303 एन आर, एन मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ आइडियल गैस, आर का मतलब तुम्हारा हो गया गैस कांस्टेंट, ठीक है। लॉग ऑफ V2 बाई V1, फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम, ये दिमाग में सेट कर लोगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो छोटा सा पॉइंट तुम्हारा, अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है
क्या हो रहा है बताओ, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में तुम्हारा क्या हो जाएगा, एंट्रोपी बिल्कुल जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि हीट डाल नहीं रहे, तो हीट नहीं डाल रहे तो टेम्परेचर बदलेगा नहीं, टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो एंट्रोपी तुम्हारा नहीं बदलेगा। समझ में आया बात समझ रहे हो। तो कुल मिलाकर यहां तक तुमको एंट्रोपी चेंज का कहानी बता दी। उसके बाद हम क्या बताए, एंट्रोपी तुम्हारा एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी। अगर एंट्रोपी बढ़ेगा, एंट्रोपी का वैल्यू पॉजिटिव हो तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। एंट्रोपी का वैल्यू अगर तुम्हारा नेगेटिव हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहेंगे। और एंट्रोपी का वैल्यू अगर जीरो है, चेंज ऑफ एंट्रोपी, उसका वैल्यू अगर जीरो है तो वो इक्विलिब्रियम स्टेज में आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गिब्स फ्री एनर्जी का बात करें, तो गिब्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन तुम्हें गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन तुम दिमाग में रखना। वो क्या होता है, तो डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। डेल जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, डेल एच क्या है, चेंज ऑफ एंथैल्पी, टी क्या है, टेंपरेचर, और डेल एस क्या है, एंट्रोपी चेंज। बात समझ आएगा। ये इसको इस इक्वेशन का नाम तुम्हारा क्या है, तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन नाम है। उसके बाद तुम्हारा क्या कहा गया कि अगर गिब्स फ्री एनर्जी तुम्हारा नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। भाई जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा जल्दी मतलब अपने आप रिएक्शन हो जाएगा। गिब्स फ्री एनर्जी अगर तुम्हारा क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। और गिब्स फ्री एनर्जी अगर जीरो हो जाए तो इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाएगा। अब उसी से कुछ एक्सप्रेशन हम लोग तैयार करते हैं। अगर तुम देखो, समझना भाई बात को, अगर इंथैल्पी का वैल्यू, इंथैल्पी पॉजिटिव की तरफ है, एंट्रोपी नेगेटिव की तरफ है। अगर इसको तुम पॉजिटिव, इंथैल्पी को तुम पॉजिटिव करते हो और एंट्रोपी को नेगेटिव करते हो, अगर ये नेगेटिव हो गया तो इसको पॉजिटिव कर देगा। बात समझ रहा हूं। अगर क्योंकि पहले से नेगेटिव है और फिर से नेगेटिव डाल दिया, तो नेगेटिव अगर डालोगे तो ये खुद पॉजिटिव हो गया और इसको तुम पॉजिटिव कर दिया, दोनों पॉजिटिव, तो ऑलवेज तुम्हारा गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो किसी भी टेंपरेचर पर गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और जब गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शो करेगा। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो, ठीक है। अगर एंथैल्पी का वैल्यू तुमको पॉजिटिव कर दिया और एंट्रोपी का वैल्यू अब क्या कर रहे हो, पहले नेगेटिव किया था अब पॉजिटिव कर दो, तो जैसे इसको पॉजिटिव करोगे तो इसका नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव रह जाएगा और ये पॉजिटिव है। अब बात समझो, अगर इसका वैल्यू तुम्हारा बढ़ता है, इसका वैल्यू अगर तुम्हारा बढ़ता है, एंथैल्पी का वैल्यू बढ़ता है, मतलब ये तुम्हारा एंथैल्पी नहीं, एंट्रोपी का वैल्यू तुम्हारा बढ़ता है, एंट्रोपी वाला साइन का वैल्यू तुम्हारा बढ़ जाता है, तो नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाएगा। हम पॉजिटिव लिए लेकिन ये पूरे नेगेटिव हो गया ना, माइनस टीटीएस है, तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। और जैसे इसका वैल्यू बढ़ेगा, ये तुम्हारा क्या हो गया, डेल जी का वैल्यू तुम्हारा उस पर डिपेंड करेगा। समझ रहे हो। तो ये हम एंट्रोपी चेंज कुछ नहीं कर रहे, एंथैल्पी चेंज कुछ नहीं कर रहे, टेंपरेचर पर डिपेंड कर रहा है। टेंपरेचर बढ़ाओगे तो ये वैल्यू बढ़ जाएगा, और जैसे ये वैल्यू बढ़ेगा नेगेटिव हो जाएगा। तो टेंपरेचर, हाई टेंपरेचर पर डेल जी का वैल्यू नेगेटिव और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कब, जब हम क्या कर रहे हैं, एंथैल्पी को पॉजिटिव रखें और एंट्रोपी को भी पॉजिटिव रखें। समझ में आया बात, दोनों को पॉजिटिव रखें। जब इसको पॉजिटिव रखा, इसको पॉजिटिव रखा, पॉजिटिव, तो ये कुल मिलाकर नेगेटिव हो गया, लेकिन ये तो पॉजिटिव रहा। ये अगर टेंपरेचर का वैल्यू तुम बढ़ा दोगे आगे तो कुल मिलाकर तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, नेगेटिव का वैल्यू बढ़ जाएगा, नेगेटिव जहां बढ़ेगा डेल जी नेगेटिव हो जाएगा, डेल जी जैसे नेगेटिव होगा कुल मिलाकर तुम्हारा क्या जाएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। तो हाई टेंपरेचर पर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जब दोनों पॉजिटिव है तो, समझ रहे हो। और लो टेंपरेचर पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, लो टेंपरेचर इसका वैल्यू कम तो इसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। जैसे इसका वैल्यू ज्यादा हो गया कुल मिलाकर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो लो टेंपरेचर पर नॉन स्पॉन्टेनियस, हाई टेंपरेचर पर स्पॉन्टेनियस। कंडीशन समझ में आना चाहिए। पहले हम लोग लिए थे क्या, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दूसरा बार में क्या लिए, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तीसरा में हम क्या लेते हैं, इसको नेगेटिव कर देते हैं और इसको पॉजिटिव करते हैं, ठीक है। ये अगर पॉजिटिव है, समझो, ये अगर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव अगर है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव हो जाएगा, और ये भी नेगेटिव, पूरी नेगेटिव। टेंपरेचर कुछ भी करो नेगेटिव होगा वैल्यू। तो हर एक टेंपरेचर पर, प्रत्येक टेंपरेचर पर तुम्हारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मिलते रहेगा। ऑल टेंपरेचर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेक प्लेस। कब, जब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो, मतलब एंट्रोपी तुम्हारा पॉजिटिव और एंथैल्पी तुम्हारा नेगेटिव हो। एंट्रोपी अगर पॉजिटिव रखोगे तो जैसे तुम पॉजिटिव किया तो ये तुम्हारा इससे मिलकर, मतलब टेंपरेचर है ना, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो गया, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, ऑल पूरा नेगेटिव हो जाएगा। कहानी समझ में आ गया। मेन तुमको समझना है कहानी। बच्चों ये कहानी तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा।
ये कहानी तुम्हारे लिए ही है। ये कहानी सिर्फ कहानी सुन के नहीं रहोगे, लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रहा है। जो चीज तुम अपने आप से पढ़ रहा होगा, भूल जा रहा होगा ना, एक बार ये लेक्चर देखो, नहीं भूलोगे कभी, भूलोगे ही नहीं, क्योंकि हम पढ़ा रहे ना, याद करा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि तुम याद कर लो, जिससे तुम्हारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने में कोई तकलीफ नहीं हो। बात समझ रहे हो? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग आ गए। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोले बताओ, जल्दी बताओ। वो ये बोला कि अगर कोई भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड लोगे तो उसका इंट्रोपी जो होगा वो जीरो होगा एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर। जीरो केल्विन टेम्परेचर पर अगर तुम देखते हो तो क्रिस्टलाइन, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड का वैल्यू मतलब इंट्रोपी जो होता है वो जीरो होता है, चेंज, इंट्रोपी चेंज। लेकिन कुछ कुछ घटिया वाला लोग तो रहा करता है, समझ रहे हो? तो अगर जब जीरो केल्विन टेम्परेचर पर भी कुछ सबस्टांस कुछ अमाउंट ऑफ इंट्रोपी चेंज करता हो तो उस तरह का इंट्रोपी को हम क्या कहते हैं, रेसिडुअल इंट्रोपी कहते हैं। बिल्कुल समझ में आया? तो ये तुम्हारा डिटेल में हम जुगाड़ दे दिए तुमको, बहुत डिटेल में तुमको बताने की कोशिश की, बहुत बार रिवीजन कराने की कोशिश की। ये अब तुम पर डिपेंड करता है कि आखिर तुम अपना दिमाग में रखते हो या फिर नहीं रखते हो। अगर तुम अपना दिमाग में रखते हो बच्चों, तुम्हारा भविष्य बनेगा, नहीं रखते हो तो अपना पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला हालत हो जाएगा। चलो ठीक है, इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को तुरंत हम डील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। इसी पर बेस्ड 25 क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।